नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पे पीसीएस बाय तरुण पे। तो आज हमने पॉलिटी के टेस्ट लगा लिए हैं, जीएस वर्ल्ड के टेस्ट लगाएंगे हम। और मेन चीज़ें ये हैं कि इसमें इकोनॉमी है, बस इकोनॉमी का टेस्ट है जिसमें जनरली इकोनॉमी और बजट में आ गया तो करंट अफेयर्स तो पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि कंसीडर कर लेना है फॉलोइंग स्टेटमेंट को, जिसमें प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के बारे में बात कर रहा है। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। प्रधानमंत्री धन धान्य, बस ठीक है, वो स्कीम है, उसके बारे में बोल रहा है। इसके पहला स्टेटमेंट है, इसके अंतर्गत कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है। दूसरा बोल रहा है, इसके अंतर्गत कृषि ऋण, मृदा स्वास्थ्य तथा फसल बीमा में सुधार करने का लक्ष्य किया गया है, रखा गया है मतलब। तो इस स्टेटमेंट पहला वाला ही सही होगा, पहला वाला ही सिर्फ सही है, तो केवल 1 हो जाएगा। अभी कॉन्सेप्ट इसका देख लेते हैं कि इसमें जो कृषि धन धान्य कृषि योजना है, प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना है, इसमें बेसिकली जो 100 जिलों वालों को तो बस इंट्रीग्यूट किया गया है, लेकिन जो टारगेट किया गया है ना, जो क्रेडिट की बात कर रहा है वो नहीं है। इसका नॉर्मल जो भी फंक्शन है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, वो क्रेडिट का नहीं है, तो ये इसीलिए रॉन्ग हो जाएगा। बस मेन इसका टारगेट क्या है? इसका मेन टारगेट है कि जो हार्वेस्ट हो जाता है, जब कटाई उटाई हो जाती है, तो उसके हार्वेस्ट के बाद पोस्ट हार्वेस्ट इंक्रीज़ करना। क्या इंक्रीज़ करना? स्टोरेज इंक्रीज़ करना, स्टोरेज इंक्रीज़ करने की बात होती है। ये क्रेडिट और ये सॉयल, ये सब चीज़ों की बात नहीं बोली गई है। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बोली गई है, तो इसलिए पहला वाला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूछ क्या रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट 2025-26 के वर्धित विकास के 4 इंजन में शामिल है? तो कौन कौन से हमारे में शामिल है? तो इसमें सिर्फ देखो पहला वाला है, ठीक है, और तीसरा है, मतलब एग्रीकल्चर और एक्सपोर्ट। तो 1 और 3 आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं यूनियन बजट। देखो सबसे पहले तो बजट हमारे पास मेंशन टू वर्ड एज इट इज़ नहीं है, वो 112 आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बात बोली जाती है, ठीक है, बजट में। और इस बार बजट जो पेश की है पार्लियामेंट में, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उसमें 4 इंजन की बात की है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देयर आर 4 इंजन्स। जो पहला है एग्रीकल्चर, पहला एग्रीकल्चर है, दूसरा एमएसएमईज़ है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट, फोर्थ है एक्सपोर्ट। फोर्थ क्या है? एक्सपोर्ट है। क्या है? इन्वेस्टमेंट के बाद एक्सपोर्ट है। तो हमारे पास सिर्फ ऑप्शन में कहाँ टेक्नोलॉजी कहाँ दिया हुआ है, तो हमारे पास यही 1 3 हो जाएगा। तो चारों इंजन्स हो जाएंगे, एग्री, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, 4 है। तो याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट तो किसी को भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, एमएसएमई, एक्सपोर्ट में इधर उधर कर देगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणा की गई कि ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इसका मुख्य जो फोकस क्षेत्र क्या होगा? तो इसका मुख्य क्षेत्र, फोकस क्षेत्र कौन से होंगे? तो ऐसे वाले होंगे जो कम रोजगार दे पाए ना, कम रोजगार वाले समाधान, कृषि में कम रोजगार का समाधान के लिए वही हम इनका फोकस एरिया हो जाएगा, जो रूरल प्रॉस्पेरिटी एडेप्टेशन क्रिएशन हो रहा है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केंद्रीय बजट 25-26 में दलहनों के आत्मनिर्भरता के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार करिएगा, जिसमें उठाने की चर्चा की गई है। ठीक है, किन कदमों को उठाने की चर्चा की गई है आत्मनिर्भरता में? ठीक है, जो सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए अगर हम पल्सेस में, कि हम दाल क्या होता है ना, कि हमारे यहाँ बहुत प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बट हम खपत भी उसकी वही उतनी ही करते हैं, बहुत खाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा वो नहीं करते। तो सेल्फ सफिशिएंसी की बात इसमें बोली गई है। तो देख लेते हैं, सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय अभियान का शुभारंभ करेगी। केंद्रीय एजेंसियां किसानों से अगले 4 वर्ष तक मिलने वाले सभी उत्पादित दालों को अधिकतम स्तर पर खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। तो केंद्रीय जो एजेंसियां हैं, तो उनको 4 सालों के लिए ये अधिकतम उस पे लेवल पे खरीदने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये जो हमारे पास आंसर हो जाएगा यही होगा, बी वाला। क्यों? क्योंकि इसमें ना जब चर्चा की गई है सिर्फ और सिर्फ, पता है, सिर्फ 2 चीज़ों की गई है नॉर्मली। जो ये तूर, ये किसके लिए बोला गया? तूर, उड़द, मसूर का दाल, मसूर, ये सारे लेंटस की बात नहीं की, मसूर, तूर, उड़द की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा हाँ, तूर, उड़द और मसूर की जो दाल है उसके लिए है स्टेटमेंट, तो ये पहला वाला भी सही ही है। और
अधिकतम 4 वर्षों के लिए है, बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फोर्थ वाले का सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कपास उत्पादकता मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। मतलब कॉटन के बारे में बात कर रहा है, कॉटन की प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि इसकी प्रस्तावित अवधि 5 वर्ष है। मतलब जो इसके लिए मिशन है उसकी 5 वर्ष के लिए मिशन किया जाता है, ठीक है। उसके उद्देश्यों में शॉर्ट, लॉन्ग, एक्स्ट्रा लॉन्ग, स्टेपल कपास किस्मों को बढ़ावा देने का शामिल किया गया है। इसका क्रियान्वयन मंत्रालय कृषि एवं कल्याण मंत्री है। तो पहली बात, पहला ही सिर्फ सही है, ये सारे गलत हैं। क्यों? देखो कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि मिनिस्ट्री जो होता है लगभग गलत देता है। यूपी पीसीएस हो चाहे यूपीएससी, मिनिस्ट्री हमेशा गलत देते हैं ये लोग, पर लगभग मैंने बोला, इसीलिए जो कंफर्म कर लेना चाहिए। देखो ये जो है कृषि मंत्रालय में नहीं आता है, ये टेक्सटाइल मंत्रालय में आता है, टेक्सटाइल में आएगा, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में आएगा, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके उद्देश्यों में शॉर्ट, लॉन्ग और एक्स्ट्रा लॉन्ग, तो इसके लिए शॉर्ट के लिए तो कभी नहीं बढ़ावा दिया जाएगा ना। लॉन्ग और एक्स्ट्रा लॉन्ग के बारे में बात किया जाएगा कि बड़े बड़े रेसे वाले जो आएंगे उसकी वजह से वो कॉटन की प्रोडक्टिविटी मिशन प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है। दिख नहीं रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्शन हो, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ए आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिहार में मखाना बोर्ड के स्थापना की जाएगी। बिहार में मखाना से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथन कौन कौन से हैं? भारत के मखाना उत्पादन में लगभग 90% हिस्सेदारी जो है बिहार की है। मिथिला मखाना को भौगोलिक संकेत जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसमें जो जीआई टैग का दर्जा प्रदान किया गया है, ये तो बात बिल्कुल भी सही है। और ये 90% बिहार से ही आता है, जैसे मोस्टली प्रोडक्शन वहीं बिहार से होता है। इसके लिए मखाना बोर्ड की बात कर रहे हैं। और बाकी जीआई टैग इसको ना 2022 में मिला था, याद रख लीजिएगा, ये नहीं सोचे कि यहीं पे मिला था। मखाना जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को करते हैं, जापान को करते हैं, अमेरिका को करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ को हम मखाना एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत कॉस्टली होता है फॉक्स नट्स, ठीक है। तो इन्होंने मखाना जो फाइनेंस मिनिस्टर है मखाना बोर्ड को इस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि उसकी वैल्यू और ये सब चीज़ें बढ़े, इसलिए इन्होंने अब इस्टेब्लिश हुआ है। जैसे टी बोर्ड था, रबड़ बोर्ड था पहले से, ये सब चीज़ें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूक्ष्म मतलब एमएसएमईज़ की बात कर रहा है। बजट में क्या घोषणाएं की गई हैं? एमएसएमईज़ के लिए कौन कौन सी घोषणाएं कर दी गई हैं? निवेश और टर्नओवर की सीमाओं में परिवर्तन किया गया है, इस बार किया गया है। और एमएसएमईज़ में हम आगे भी देख लेंगे कि उसके जो टर्नओवर होता है, निवेश होता है, क्या होता है, मतलब कितने पैसे लगते हैं, वो पूछता है कभी कभी। 10 लाख सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की ऋण की सुविधा दी गई है। तो मतलब जो मार्जिन क्रेडिट फैसिलिटी होगी माइक्रो के लिए 10 लाख, नॉर्मल के लिए, फिर इनके लिए 5 लाख, ठीक है। एमएसएमईज़ के लिए 10 करोड़ का रुपए का गारंटी कवर दिया गया है। तो ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एमएसएमईज़ के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो लोकली हमें पता होना चाहिए कि मेन हमारे इंडिया में ना ज़्यादा से ज़्यादा ना एमएसएमईज़ का ज़्यादा वो है, प्रोडक्शन करते हैं, बट रजिस्टर्ड नहीं है। बहुत सारी चीज़ें कि लोन नहीं मिलता है, दिक्कतों की वजह से वो लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल में केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है हमारे बिहार, मतलब बिहार में ही किया गया है। नेशनल जो फूड इंस्टीट्यूट है ना, नेशनल फूड इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एंड मैनेजमेंट बिल, तो ये बिहार में किया गया, स्टैब्लिश जो हुई है बिहार में की गई है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शहरी चुनौतियों की निधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। शहरी चुनौतियां मतलब अर्बन चैलेंजेस फंड की बात कर रहा है। तो कितना बढ़िया दिया, ये स्मार्ट सिटी मिशन के स्थान पर शुरू की गई एक योजना है। बोल रहा है कि किसी और मिशन को हटा के ये योजना स्टार्ट की गई है, ठीक है। इसके तहत कुल 1 लाख करोड़ के शहरी चुनौती को कोष बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य शहरों को विकास केंद्र के रूप में शहरों का रचनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के प्रस्ताव को क्रियान्वित करना है। बिल्कुल तीसरा ऑब्जेक्टिव किसी भी स्कीम का सही होता है ऑब्जेक्टिव। इसके तहत कुल 1 लाख करोड़ रुपए शहरी चुनौती कोष बनाए जाएंगे, बिल्कुल सही है। ये पहला वाला गलत हो जाएगा क्योंकि वो रिप्लेस नहीं कर रहा है, याद रखना। अर्बन चैलेंज जो फंड आया है वो बजट में वो स्मार्ट सिटी के रिप्लेसमेंट की वजह से नहीं आया है, ठीक है। तो इसीलिए 2 और 3 ही सही हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषा पुस्तक योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला बोला, इसके तहत भारतीय भाषाओं में पुस्तक को उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में एक केंद्रीय विद्यालय खोला जाएगा। हर जिले में। इतना एक्सट्रीम है कि भाई मान लो कि जिला के पास पैसा नहीं हुआ तो क्या करेगा?
इस योजना केवल संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित भाषाओं को ही शामिल किया गया है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है कि सिर्फ और सिर्फ 8 शेड्यूल में जो हमारे पास लैंग्वेजेस दी हैं उसके तहत ही हम सारे काम नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह है कि वो लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, मदर लैंग्वेज, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मदर लैंग्वेज वाला याद है ना, 350 आर्टिकल है ये बोला जाता है। ठीक, और हिंदी के लिए 351 आर्टिकल बस याद कर रहे हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारे पास जो 10th हो जाएगा उसमें डी, मतलब कोई सही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, केंद्रीय बजट के बारे में बोल रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में समुद्री क्षेत्र संबंधी पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा कि जो हमारे पास आया है मैरीटाइम सेक्टर इनिशिएटिव आया है मैरीटाइम के लिए, तो उसके बारे में बात कर रहा है। 25 करोड़ रुपए का समुद्री विकास कोष बनाना है। ठीक है, शिप ब्रेकिंग को प्रोत्साहित करेंगे तो बिल्कुल सेकंड वाला तो सही है भाई। बड़े जहाज़ों को अवसंरचना सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची HML में जोड़ना है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। मैरीटाइम जो हमारे पास सेक्टर इनिशिएटिव आए हैं उसमें बजट में इंक्लूड किया गया है इस बार, तो ये बातें सारी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वित्त वर्ष मतलब कंसीडर करना है कि हमारे फाइनेंशियल ईयर्स में बजट में स्वास्थ्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। मतलब कभी कभी MSME पूछ रहा है, कभी कभी स्वास्थ्य पूछ रहा है, ये सब मेजर होता है, कभी कभी एजुकेशन पूछेगा। पहला क्या बोल रहा है, वित्त वर्ष 25-26 के बजट में स्वास्थ्य का हिस्सा जो है वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में कम हो गया है। पहले ज़्यादा था, अब कम हो गया है। ठीक है, अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर की स्थापना किया जाएगा। तो भाई किया जाएगा तो कर, मतलब कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि हाँ ये किया जाएगा वो किया जाएगा, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होते हैं। ठीक, तो हमारे पास जो पहला वाला भी है वो भी सही है, क्योंकि कम हुआ है बजट में 2024-25 की तुलना में कम हुआ है पैसे। पहले ज़्यादा थे 1.97 के अप्रॉक्स से, अब 1.9 ही आए हैं। ठीक है, मतलब 2% का, मतलब बढ़ा जो इंक्रीज़ हुई है थोड़े 2% का, जो डिक्रीज़ हुआ है 2% का हुआ है। इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, और हाँ दोनों स्टेटमेंट सही हैं उस बजट के हिसाब से। आर्थिक समीक्षा 2025-26 में किन खपत को रोकने के लिए स्वास्थ्य कर, मतलब जो हमारे किस चीज़ों को हटाने के लिए जो है हेल्थ टैक्स लगाया गया है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। तो ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को, क्योंकि ऊपर लिखा है टोबैको को नहीं, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो गया है हमारे देश में, और मतलब पर्टिकुलर सबके लिए, पर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, खाते पीते हैं बाहर की चीज़ें, तो इसलिए हमारे पास डायबिटीज़, कैपिटल, कोलेस्ट्रॉल सब बढ़ता जा रहा है। इसके लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला कथन, भारत को चालू खाता घाटा CAD को, मतलब जो हमारे जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो मेंटेन है, ये 1.2% ऑफ GDP। भारत विश्व में धन प्रेषण का शीर्ष प्राथमिकता बना रहा है, मतलब हाँ रेमिटेंसेस सबसे ज़्यादा भारत में ही आती हैं, और शायद US से आती हैं। कोई बोल दे कि दुबई और UAE से आती, नहीं, US से ज़्यादा आती हैं रेमिटेंसेस। तो 14 का हमारे पास हो जाएगा पहला। एक दूसरे की स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं, वो दोनों सही भी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आर्थिक समीक्षा 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। फिर से इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं तो उसमें पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, वित्त वर्ष 2025 के पहले 9 माह में कुल निर्यात वस्तुएं प्लस सेवाएं में 6% की वार्षिक वृद्धि हुई है। तो ये बोल रहा है ये चीज़ें इंक्रीज हुई हैं। वित्त वर्ष मतलब फाइनेंशियल ईयर्स की बात कर रहा है, 2025 के पहले 9 माह में सेवा क्षेत्र में भी, मतलब सर्विस सेंटर में तो हमेशा बढ़ोतरी होती रहती है, 11.6% की वृद्धि हुई है। बिल्कुल दोनों ही सही हैं, और हमें ये सब चीज़ें याद ही होनी पड़ेगी। मतलब ये सब चीज़ें जो होती हैं, सर्विसेज में कितना बढ़ोतरी हुई है, नॉर्मली वस्तु और सेवाएं में कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये सब चीज़ें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पर्यटन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेगा। टूरिज्म के बारे में बात हो रही है। पहला बोल रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा के आधार पर रोजगार आर्थिक पर्यटन विकास के लिए देश भर में 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित किया जाएगा। ठीक है, वित्त वर्ष 2023 में पर्यटन क्षेत्र का योगदान भारत की GDP का लगभग 5% ही था, मतलब उस टाइम 5% ही था। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो यूनियन बजट 2025-26 अनाउंस की गई है ना, उसमें 50 लगभग मेजर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस होते हैं ना, कि जहाँ जहाँ जा सकते हैं, जिसमें चैलेंज मोड आती है, तो कोलैबोरेट किया गया उस, मान लो किसी स्टेट में ये सब चीज़ें हैं, तो जो सेंटर है उसके साथ कोलैबोरेशन किया हुआ है उस चैलेंज को उठाने के लिए। तो 5% तो फाइनेंस उस टाइम था, फाइनेंशियल 2023 का कंट्रीब्यूशन किया था। सोचो अभी बढ़ता ही जा रहा है, तो टूरिज्म जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक,
ग्लोबली हमारा 1.8 अप्रॉक्स है, बस उससे ज़्यादा नहीं है, पर तभी अपने हिसाब से बढ़ रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला बोलते हैं राजस्व घाटा वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024 और 25 संशोधित अनुमान में तेजी से बढ़ रहा है। मतलब हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट है पिछले वाले कंपेयर से इस बार में ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कुल अंतरीय व्यय में 2023-24 की तुलना में 2024-25 संशोधित अनुमान में थोड़ी कमी आ गई है। तो ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य इसमें कथन जो है न तो 1 है न तो 2 है। क्यों? क्योंकि जो रेवेन्यू डेफिसिट हुई है हमारे पास लगभग 0.3% इन वो था, जो कि इंक्रीज हुई है नॉट वेरी शार्पली, क्योंकि इसने बोल रहा है कि इंक्रीज टू मच, इतनी तेज़ी से इंक्रीज हुई है, बहुत तेज़ी से बढ़ा है। भाई इतनी तेज़ी से कोई चीज़, इतना नहीं कि कुछ हो गया तो इतना डेफिसिट बढ़ जाएगा, इतनी तेज़ी से इंक्रीज नहीं कर सकती। तो ये गलत स्टेटमेंट बनाने के तरीके होते हैं। जबकि आपको ये नहीं पूछ रहा है कि कितनी इंक्रीज हो, कितनी तेज़ी से, बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं होगा ना, बहुत तेज़ी से लिख दिया है। सेकेंड वाले में भी देखो तो उसमें बोला है कि जो टोटल ट्रांसफर होता है स्लाइटली एक्सपेंडिचर यूनियन टेरिटरीज वाले में कंपेयर टू दिस वाले में, वो भी गलत है, रिवाइज किया गया है। तो ये वाला गलत है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्थिक समीक्षा 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। भारत में आईपीओ के वित्त वर्ष 2013 से वित्त वर्ष 2024 के बीच में 6 गुना वृद्धि हुई है आईपीओ में। ठीक है, दूसरे में बोल रहे हैं भारत में युवा निवेशकों की अब इक्विटी बाजार में 40% हिस्सेदारी है। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों बहुत फैक्चुअल हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 19th में बोल रहा है कि इसे पहली बार 2050 और 51 में केंद्रीय बजट के हिस्से में रूप प्रस्तुत किया गया था। इसे वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों में के विभाग में DEA द्वारा तैयार किया जाता है। DEA मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसमें बोल रहा है कौन सा कथन असत्य है, दोनों ही सत्य हैं, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारे पास डी हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो वित्त वर्ष 2025-26 हुई है इकोनॉमिक सर्वे, तो जीडीपी कितनी अनुमानित बढ़ी हुई है, मतलब कितनी तेजी से कितने रेशियो में बढ़ी, मतलब परसेंटेज वाइज बढ़ी है। तो हमारे पास 6.4 कितने तरीके से इतने आसपास दिया हुआ है, 6.4% है हमारे पास जीडीपी की अनुमानित वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। पहला बोल रहा है भारत सरकार का 2009 से 10 में कल्याण बजट 2.1 लाख करोड़ रुपए से 2023-24 में 8.5 लाख करोड़ रुपए हो गया था, इतना हो गया था, सोचो। ठीक है, कथन 1 में दिए रहा है। कथन 2 है भारत सरकार का कुल व्यय में सब्सिडी आवंटन 2009 से 10, 2023 से 24 में तेजी से बढ़ गया है। तो ये उस टाइम की बात कर रहा है जो तेजी से बढ़ गया है। तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, पर एक दूसरे की व्याख्या थोड़ी नहीं कर रहे हैं। ये पहला वाला बोल रहा है वेलफेयर बजट, दूसरा बोल रहा है कि जो सब्सिडी एलोकेशन है उसमें बढ़ोतरी हुई टोटल एक्सपेंडिचर में। तो बिल्कुल दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, बट एक वो सही ज़रूर है। एक मिनट, नहीं, ये बोल रहा है कि तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है ये वाला, वही मैं सोचूं ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले जब याद रखना जो हमारे पास वो आया था, पहला जो 5 ईयर प्लान आया था, 5 ईयर पहला प्लान आया था हैरिस मॉडल वाला, उसमें बहुत एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया था। अब एग्रीकल्चर सर्विस सेक्टर और उन सब चीज़ों में नहीं, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं हैं। तो जो हम भारत, एक तो सब्सिडी हटाया जा रहा है हर चीज़ में कि पर्टिकुलर एग्रीकल्चर में, नॉर्मली चीज़ों में, तो वो जो चीज़ें हैं कुल व्यय सब्सिडी वाली, वो धीरे धीरे तेज़ी से बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अब सरकार के पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर आ गया है, डेफिसिट आ गई है। तो ये हमारे पास कथन 1 सही है, लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, WTO के बारे में बात कर रहा है, विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात कर रहा है। तो पहला स्टेटमेंट वैश्विक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना, ठीक है, अपने सदस्य देशों की मौद्रिक नीति को विनियमित करना, पारदर्शी वैश्विक व्यापार वातावरण तैयार करना। तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही होगा? तो सही तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, लेकिन देखो WTO ना एक तरह के बैलेंसिंग एजेंट वो है, वो कमोडिटी प्राइस को कभी नहीं कंट्रोल करेगी कि मार्केट प्राइस को कंट्रोल करे। तो पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। जब पहला गलत हो जाएगा और जब पहला गलत उपरोक्त भी सभी सही नहीं होंगे तो केवल 3 हो जाएगा। इसमें सिर्फ क्रिएट करता है ट्रांसपेरेंट ग्लोबल ट्रेड एनवायरनमेंट, ये सबको बराबर हिस्से का मिले और सब मतलब सबको बराबर मौका मिले ट्रेड करने का। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। 23 में यही बोल रहा है, क्या क्या चीज़ें बोल रहा है।
बोल रहा है भारत के निर्यात में परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा योगदान है। भारत के आयात कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे बड़ा योगदान है। मतलब बोल रहा है कि क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इंडिया का इंपोर्ट है, और पहला वाला बोला है कि इंडिया का एक्सपोर्ट है रिफाइंड पेट्रोल के बारे में। बस आयात निर्यात की बस चेंज कर दिया गया है। तो इसमें बात तो सही है कि हम जो भी इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, ये सब चीज़ें कितनी सारे रशिया और मतलब दूसरे जो तेल वाले देश हैं उससे ज़्यादा करते भी हैं, और रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम जो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों सही है। क्योंकि जो हमारे पास आ जाता है तो वैसलीन और वो सब चीज़ें होती हैं ना, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही होती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, बट ये पूछ रहा असत्य कौन सा है, तो दोनों, न तो 1 न तो 2, दोनों नहीं है। किसी देश के व्यापार घाटे में संदर्भ में कथनों पर विचार करिएगा। व्यापार घाटे में संबंध में देश की मुद्रा कमजोर हो सकती है। जब कोई भी डेफिसिट चलती है तो देश की मुद्रा कमजोर ही हो सकती है ना भाई, सही है। व्यापार घाटे में संबंधित देश में चालू खाता घाटा हो सकता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि उस टाइम भी करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारे पास ट्रेड डेफिसिट में ही होता है, तो सारी चीज़ों में डिस्टर्बेंस कंसर्न हो, मतलब लाजमी है वो चीज़ें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारे पास हो जाएगा, बोल रहा है कौन सा कथन जो है सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है ना, ठीक है। तो 23 का हो जाएगा हमारे पास 1 और 2। अब आते हैं हाल में 21 संस्थान ने अपना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर जारी किया है। तो किसने किया है हाल ही में, कौन से संस्थान ने किया है, तो ये किया है अनटैड। नाम से ही क्लियर है ना, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड। तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में कौन बात करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सतत विकास के लक्ष्यों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेगा। मतलब हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जिसकी वीडियो पड़ी हुई है, आपको याद करना है कर लीजिएगा। वाटर सैनिटेशन जो है हमारे पास छठवां वाला था, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। जो वाटर सैनिटेशन, अच्छा एक मिनट, ये बोल रहा है अच्छा काम, डिसेंट ग्रोथ और ये सब चीज़ें दिया हुआ है SDG 6 में। तो 6 में तो वो सब चीज़ें नहीं है ना। 6 में क्या है, जो हमारे पास वाटर और सैनिटेशन की है वो बातें करता है। डिसेंट वर्क और ये वाली चीज़ें ग्रोथ है वो 8 है, ठीक है। तो लाइन से हमें याद भी है। आई मतलब जो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे पास 7 नहीं है, 9 है। तो इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर आई से याद किए हैं हम लोग। उपयुक्त में तो कभी नहीं, सब गलत है। और हमारे पास जो आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड वाला सही है, जो जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन SDG 12 होती हैं वही सही है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। वेंचर कैपिटल के बारे में बोल रहा है। वेंचर कैपिटल जो है स्पेशल टाइप की कैपिटल्स होते हैं जिनका इस्तेमाल उन कंपनियों में किया जाता है जिनमें उच्च विकास की क्षमता होती है। बिल्कुल, स्टार्टअप की जो शुरुआत में होती है वो एंजल निवेशक उसमें कहलाते हैं। हाँ देखो, 2 डिफरेंस होते हैं। वेंचर कैपिटल होते हैं जिसका पहले से ही वो वल्चर से याद कर लो, जो पहले से इतना कमा रहा हो, अच्छा कमा रहा हो, उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे, इनको पता चलेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। बट एंजल्स आर एंजल्स की होंगे, तो वो जो स्टार्टअप में लोग आए होंगे जिनको डर होगा, उसमें ये लोग पैसे लगाते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है अपने अपनी जगह। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में बात कर रहा है 28 में। तो उसमें क्या स्टेटमेंट बोला है, पहला वाला बोल रहा है कि इसे वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग RBI के साथ मिलकर जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय के बारे में के साथ किया जाता है। ये जो डेटा है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में संबंधित होता है। अकॉर्डिंग टू दिस अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ अर्बन मैन हैज़ इंक्रीज्ड। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अर्बन मैन की इंक्रीज हो गई। तो ये बात सही है, हर जगह अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। और डाटा रिलीज दोनों का करेगा, हाँ ठीक है। पीरियोडिक लेबर सर्वे की बात कर रहा है, पर ये जो निकाला जाता है ना, ये मॉस्पी करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ये स्टैटिकल जो होता है वो मॉस्पी करता है, ये नहीं करता है। इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है कि कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि हाँ कोलैबोरेट करता होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ ये सब चीज़ें RBI। तो हमारे पास 28 का हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला फॉल्स है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है क्वार्टरली जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, QLF है जो, उसके बारे में स्टेटमेंट बोल रहा है। तो ये एक तरह की रेगुलेट करने की होती है, बैंकिंग प्रणाली होती है, तरलता के प्रभाव को नियमित करती है। क्वार्टर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसमें रेपो रेट, ये सब जो चीज़ें आती है, रेट, रेपो रेट, जो रिवर्स रेपो रेट बात कर रहे हैं, ताकि वो मार्केट में जो वैल्यू है पैसे की सब मेंटेन करके चल सके। 30 वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोल रहा है कि जो IMF है वो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉरकास्ट करता है इंडिया की 6.5 से लेके 6.4%, और हमारे पास 6.4% आया भी है इन अप्रैल 2025 में। व्हाट वाज द मेन रीजन बिहाइंड दिस। इसका एक ही रीज़न था कि अनसर्टेनिटी अराइज कर रही थी ग्लोबल ट्रेड टेंशन की वजह से, US के अफेयर्स में। तो इसकी वजह से इन्होंने यही कहा था कि हाँ इसके बीच में ही करेगी।
ठीक है। और वो बोल रहे थे मे भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकती है क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाल ही में बैंकिंग व्यवस्था में स्थायी जमा सुविधा जो है SDF के बारे में, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो होती है, लास्ट रिजॉर्ट होता है किसी बैंक में जिसके पास पैसे नहीं होते हैं तो क्या करते हैं, तो यह एक तरह का तरल जो होता है लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन टूल होता है बैंकों के लिए कि उनके पास अगर कुछ ज़्यादा नहीं है तभी पनिशमेंट के हिसाब से लेके और पैसे उठा लेते हैं मार्केट से, जो कि RBI देता है, बट उनके जो रेट्स होते हैं वो ज़्यादा ले लेता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय जो है 93,000 रुपये से अधिक है, ठीक है। पर कैपिटा इनकम जो उत्तर प्रदेश में मोर देन 93,000 पर कैपिटा इनकम जो है बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है सभी राज्यों के बीच कर प्राप्तियों में उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है देश में सबसे ज़्यादा अधिक है, मतलब हम सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं, उत्तर प्रदेश वाले ज़्यादा टैक्स भरते हैं। तो पर कैपिटा जो है हमारे पास उत्तर प्रदेश में 93,000 से ज़्यादा ही है, तो ये बात तो सही है। और रिपोर्ट जो जारी किया गया था RBI ने जो रिपोर्ट जारी किया था टैक्स में, तो उत्तर प्रदेश जो हाईएस्ट शेयर करता है टैक्स कलेक्शन में, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। कभी भी आपसे पूछे और कभी भी मेंस में लिखना हो तो आप ये लिख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोल रहा है, ग्रेटर नोएडा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाई जाएगी, टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की योजना भी की गई है। तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला ही सही है। जो ग्रेटर नोएडा है वो जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो इस्टेब्लिश करने की बात तो कर रहे हैं, और ये बिल्ड किया जाएगा बजट में इंटेलिजेंस सिटी, वो लखनऊ में की जाएगी, नोएडा में नहीं की गई। कितना तेज फंसाया है इसने, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेकंड वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट में 2025-26 में किस जिले में उत्तर प्रदेश की वानिकी एवं औद्योगिक जो विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है, तो किस में किया गया है, तो वो गोरखपुर में किया गया है। जो हमारे जो उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट्री और इंडस्ट्रियल यूनिवर्सिटी है वो गोरखपुर में की जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-24 के बीच में 24-25 के कथनों पर विचार करेगा। आर्थिक सर्वेक्षण मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। भारत वर्तमान में 56 सक्रिय अंतरिक्ष परिस्थितियाँ का संचालन करता है। वर्तमान में भारत और चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। भारतीय दवा उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग है। तो देखो यहाँ पे फंसाने की कितनी बढ़िया साजिश की गई है। इसने बोला है कि जो इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंडस्ट्री है बाय वॉल्यूम। लार्जेस्ट है पर बाय वॉल्यूम नहीं, थर्ड लार्जेस्ट है भाई, उतना नहीं हम कर पाते हैं। भले ही हम सब चीज़ों में चीज़ें अच्छे हैं बट बाय वॉल्यूम नहीं, एफिशिएंसी वॉल्यूम ये सब चीज़ें दें तो एक बार रोक के सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 और 2 जो पहला और दूसरा वो बिल्कुल सही है, बाकी ये गलत है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। MSMEs को देखो कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है MSMEs के बारे में। MSMEs के 2023 23.24 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने की सूचना दी है। MSMEs जो है क्षेत्र भारत की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण है MSMEs, तो देखते हैं। हाँ, सेकंड वाला वृद्धि और विकास के लिए तो सही है, और पहला वाला क्योंकि रिपोर्ट दी गई है और वो भी फैक्चुअल था, दोनों ही कथन सही, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। MSMEs हमें पता है वही माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज होती हैं, उनके जो टर्नओवर होते हैं वो सब चीज़ें में बढ़ोतरी की गई है, चेंजेस लाए गए हैं। आर्थिक जो मतलब निवेश और टर्नओवर दोनों की बात कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो इकोनॉमिक सर्वे फिर से 24-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। क्या बोला है कि सेवा मूल्य वर्धित वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 62% है। पिछले 2 दशकों में वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। तो हाँ, सर्विसेज के हम ना बहुत लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण के फिर से इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहा है। 24-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो सड़क परिवहन जो है सेवाओं के भीतर सबसे अधिक जीवीए को उत्पन्न करता है। फिर विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन में भारत के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की हिस्सेदारी 2023 में 1.4% थी। तो ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है फैक्चुअल है, बट देखो मेन इकोनॉमिक सर्वे में जो जीवीए की बात हुई है, जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज की बात हो रही है, वो अकाउंट की गई हैं इतने % से ऊपर, मतलब तो वो जनरेट कर रहा है हाईएस्ट जीवीए ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दूसरे वाले में जो हमारा टूरिज्म है उसके हिसाब से भी बढ़ा हुआ है, तो इतनी हिस्सेदारी कर रहे हैं अभी भी। 2023 में वो पूछा भी था लास्ट टाइम में भी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो ऑब्जेक्टिव क्या है किसान लोन पोर्टल का, कि किस लिए किया जा रहा है किसान पोर्टल का, तो ये जो मेजर
चीज़ें हैं ना, इनका एड्रेस करने के लिए कि भाई उसके पास पैसे हों, मतलब किसान क्रेडिट स्कीम की जो रिवाइज इंटरवेंशंस हैं उसके लिए ये किसान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। जैसे पहला बोल रहे हैं, हाल ही में भारतीय जो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति है, मतलब MPC है, वो 5 वर्ष में पहली बार रेपो दर में कटौती की है। पहली बार रेपो दर में कटौती करके RBI बाजार की तरलता बढ़ाने की योजना बना रहा है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। MPC क्या होता है? MPC जो होती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उसमें मेंबर्स हमें पता होने चाहिए, जो होते हैं 6 मेंबर्स होते हैं, और इनकी कमेटी जो है लगभग 4 साल के लिए बनी जाती है। इसमें मेन हेड जो होते हैं इनके गवर्नर होते हैं, मतलब मेन हेड मतलब गवर्नर भी होते हैं। तो इनके जो डिसीजंस होती है ना कि रेपो रेट बढ़ाएं कि ना घटाएं, बढ़ाएं घटाएं, तो ये चीज़ें इन्होंने बोला कि पहली बार रेपो दर में कटौती की है, क्योंकि सब कुछ स्टेट में चल रहा होगा। क्योंकि ये बढ़ाते जब रेपो रेट में ना तो महंगाई बढ़ी रहती है, तो इसलिए बढ़ा के मार्केट से पैसा खींचना चाहते हैं, ताकि लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे। जब लोगों के पास पैसे नहीं मिलेंगे तो क्या करेंगे लोग? कुछ नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, खर्च भी नहीं करेंगे, बचा के रखेंगे। इसलिए इन्होंने पहली बार 5 वर्ष में कटौती की है और नॉर्मलाइज करने के लिए, और उसके बाद तरलता बढ़ाने की योजना कर रहा है। तो बिल्कुल मार्केट में यही करता है ना, कट इंक्रीज कर देता है लिक्विडिटी, मतलब कट करके। वही तो मैंने बोला कि अगर मान लो रेपो रेट जो है वो कट करता है। ठीक है, इसका मतलब बैंकों के पास पैसे, बैंक इनको रेट ज़्यादा नहीं देंगे RBI को, इनके पास पैसे ज़्यादा होंगे, बैंक के पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तो लोग उस और जब ज़्यादा पैसे होंगे तो इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा, तो लोग पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तो लोग जब ज़्यादा पैसे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, लोग कहीं और खर्च करेंगे लोग, तो यही तरलता बढ़ाने की योजना बनाता है। ठीक है, तो बजट पारित करने का जो सही, एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि बजट जो पारित करता है उसका सही क्रम क्या है। तो क्रम में हमें देखो, सबसे पहले बजट का प्रेजेंटेशन होगा तो आएगा, फिर आने के बाद जनरल डिस्कशन होता है, फिर वो डिपार्टमेंट जो होती है स्क्रूटनी करती हैं बारी बारी से, फिर वोट ऑन ग्रांट्स होता है जिस सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास भी होता है, पास करते हैं हम अप्रोप्रिएशन बिल, फिर लास्ट में होती है पासिंग ऑफ द फाइनेंस बिल। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन हुआ, फिर जनरल डिस्कशन हो गया, स्क्रूटनी हो गई डिपार्टमेंटल कमिटीज़ की, वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट्स हो गया, पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल हो गया, पासिंग ऑफ द फाइनेंशियल बिल हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 लगातार दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही है। और बाकी के जो क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।